आप सभी को नमस्कार। साथियों, इन दिनों मैं गोरखपुर में हूँ और यहीं से लाइव हूँ। आज सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है और आप पृष्ठभूमि में बारिश की आवाज भी सुन पा रहे होंगे। लेखक संपादक अखिलेश जी पर एकाग्र इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आयोजित हो रहा है। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज हम जाने माने रंगकर्मी दिनेश खन्ना जी के अनुभवों को सुनेंगे और अखिलेश पर एकाग्र के बहाने कथा साहित्य और रंगमंच के अंतर संबंधों पर दिनेश खन्ना जी के अनुभवों को जानेंगे, समझेंगे। जाने माने रंगकर्मी दिनेश खन्ना जी इन दिनों, जैसा कि आप में से कई मित्रगण जानते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पूर्व में वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यकारी निदेशक भी रहे। अरसे तक वहां अभिनय भी पढ़ाया और रंगमंच के या उससे जुड़े कुछ अन्य विषयों में भी जब तब अध्यापन करते रहे। भारत की और भारत से बाहर की कई कहानियों का सफल रंग निर्देशन इन्होंने किया है। अखिलेश जी की भी चर्चित कहानी चिट्ठी का इन्होंने मंचन किया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की किसी और एक कार्यक्रम में भी, श्रुति में, इन्होंने उन पर केंद्रित कुछ कार्यक्रम किए। तो आज इस बहाने साहित्य और रंगमंच के संबंधों पर चर्चा होगी। साहित्य और रंगमंच जिनका चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के साथ पूरक संबंध के रूप में ये दोनों अनुशासन हैं। साहित्य और रंगमंच कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं कि दोनों एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं और कई बार कुछ कुछ परिवर्धित और परिवर्तित भी एक दूसरे को करते हैं। किसी कृति को पढ़कर उसी पर आधारित नाटक को देखने जब कोई भावक जाता है तो उस नाटक को देखने के बाद कुछ अन्य तरीके से भी अपने आप को समृद्ध पाकर लौटता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी कहानी पर कोई नाटक देखने के बाद उस कृति को पढ़ते हैं और इस तरह से हमारे अनुभवों के बीच एक सामंजस्य भी बैठता है और एक ऐसा संबंध हम भावक के रूप में इन दो अनुशासनों के साथ विकसित करते हैं, जो निश्चय ही बड़ा उपयोगी और काम का होता है। मंचन कहानियों का हो, कविताओं का हो, उपन्यासों का हो, एक चुनौतीपूर्ण काम है। प्रॉपर्टीज के स्तर पर, उसकी अभिकल्पना के स्तर पर, उसे साकार रूप देने के स्तर पर, वस्त्र सज्जा, प्रकाश, अभिनय, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर आज बात होगी। रंगकर्म एक ऐसा मल्टी मीडियम है, उसमें ऐसे तमाम तरह के संयोजन आवश्यक होते हैं, अपेक्षित होते हैं कि उसको साकार रूप देना और उसको लोकप्रिय बनाना, उसको बार बार मंचित करना,
आसान नहीं है, मगर धूम के पक्के कई ऐसे रंग निर्देशक हैं जो इसे संभव करते हैं। दिनेश खन्ना जी का भी नाम उन्हीं में से एक है। तो आइए मित्रों, हम उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं। जी दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 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 अच्छा लग रहा बहुत है अच्छा आपको यहाँ जी। पर, और आपने एक बड़ा समय कहानियों और कुछ कविताओं के मंचन के साथ बिताया है। उन सब पर बात होगी, और विशेष संदर्भ तो हम सभी जान ही रहे हैं कि अखिलेश की कहानियों का एक जो रंगमंच के साथ जुड़ाव है, एक सहजता है, उस पर बात होगी। उनसे जुड़े तमाम जो आपके अनुभव है उनको सुनेंगे, तो अच्छा लगेगा कि हम कथा साहित्य और रंगमंच के इस संबंध पर आपको सुने। जी स्वागत दिनेश जी। जरूर, धन्यवाद। जैसा कि बात चल रही है कि साहित्य और खासतौर से कथा साहित्य का दूसरे डिसिप्लिन जैसे रंगमंच और सिनेमा से किस तरह से कनेक्शन है, किस तरह से निर्देशक कथा साहित्य को या साहित्य को अपने अपने माध्यम से उतारते रहे हैं। तो निश्चित ही ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि एक कलाकार की या एक निर्देशक की जरूरत कुछ कहने की, कुछ नया कहने की जो आकांक्षा है या जो तड़प है, वो उसको साहित्य की तरफ ले जाती है, क्योंकि साहित्य का फलक बहुत फैला हुआ है। हम कहेंगे कि विश्व साहित्य से जाकर जुड़ जाता है। हमारे भारतीय साहित्य को कहें या हमारे हिंदी साहित्य को कहें, वो उसके समग्रता में हम विश्व साहित्य को भी देख पाते हैं अनुवादों के माध्यम से, या इसी तरह से किताबें इंग्लिश के माध्यम से आ जाती हैं। तब आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य में विदेशी साहित्य के आगमन की एक समृद्ध परंपरा और एक कहना चाहिए एक ऐसी चीज मौजूद है कि हम विश्व का किसी भी साहित्य को, बड़े से बड़े साहित्य को अंग्रेजी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से और अपनी देश भर में हमारी जो अपनी भाषाएं हैं उनके माध्यम से अनुवाद के रूप में पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये एक बड़ी जर्नी है, एक बड़ी यात्रा है, जो निश्चित रूप से साहित्यकारों ने, कहानीकारों ने, आलोचकों ने, अनुवादकों ने पूरी की है। इससे ही हम ऐसा कर पाते हैं कि हम अपने रंगमंच के माध्यम से साहित्य को, कथा साहित्य को मंच पर ला पाते हैं। पर एक रूप से ये एक रंगमंच के साथ एक एक छोटी लकीर जैसा है, पर उस लकीर को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना हम मूल नाटकों के जो आलेखों से जब गुजरते हैं उसको मिलता है। डेफिनेटली जो कथा और उपन्यास का रंगमंच है, वो मूल नाटक जो होते हैं, नाटककारों द्वारा लिखे जाते हैं, उनसे अलग होता है। उनका रूप ही अलग होता है, उनकी बनावट ही अलग होती है, उनके उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। पर अक्सर साहित्य पर की जाने वाली कृतियों को, मंचित की जाने वालियों को कमतर समझ लिया जाता है, या ऐसा मान लिया जाता है कि मंच खाली है और उस पर अपना कहानी का पाठ हो रहा है, या कहानी का वाचन हो रहा है, या कहानी कुछ बोली सुनी जा रही है। ऐसी भ्रांतियां या ऐसी परंपरा बन जाती है। उससे हमको अलग होकर देखना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नरेशन की जो परंपरा है, नरेटिव की जो परंपरा है, वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। नरेशन को कितने तरीके से कहा जा सकता है, कितनी दिलचस्प तरीके से कहा जा सकता है, ये चीज संवाद को, कथन को कितने दिलचस्प तरीके से कहा जा सकता है, ये चुनौती जो है रंगमंच को और रंगमंच को अपनानी चाहिए। सब कुछ संवाद में होता है, ये सच है। संवाद में ही वार्ता होती है, पर कथन में और कहानी कहने में, कहानी को बयान करने में भी अपनी एक संवेदना और अपनी एक जिसे कहना चाहिए चरित्र के विविध रूप में पेश करना,
या एक ही कलाकार कभी नरेशन देता है, कभी संवाद बोलता है, कभी चरित्र बनता है, तो ये चुनौती बड़ी चुनौती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कथा और साहित्य को जब हम मंचित करते हैं तो उसकी अपनी संभावनाएं और चुनौतियां होती हैं। यकीनन मंच के साधन उसमें प्रयोग होते हैं, पर दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं: कहानी को जस का तस करना और उसकी रंगमंची संभावनाएं देखना, और कहानी के केंद्रीय बिंब को पकड़कर उसके आसपास कहानी की मदद से आलेख को बुनना, आलेख बनाना। डेफिनेटली इसमें स्क्रिप्ट लिखने का बड़ा योगदान है। तो अक्सर जो कहानियों का रंगमंच है या साहित्यिक कृतियों में कहें, उपन्यास और कविताओं को है, उसमें दो ही चीजें हैं: जस का तस करना और उसके अंदर अपनी नाटकीय संभावनाएं निकालना आलेख के स्तर पर और मंच शिल्प और मंच प्रस्तुतिकरण के स्तर पर। ये इसका एक बहुत बड़ा इसमें मतलब इसे कहना चाहिए बनावट है और व्याकरण है इसकी, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कहानी उठाई और उसको बांट दिया और वो मंच पर होने लगी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कहानियों का रंगमंच जहाँ तक बात आती है तो देवेंद्र राज अंकुर जी का नाम सामने आता है बार बार, क्योंकि उन्होंने उसकी शुरुआत की थी और लगातार वो अपने रंगमंच में कहानियाँ, उपन्यास, तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की भाषाओं की कहानियाँ करते रहे हैं और आज भी लगातार उनकी यह यात्रा जारी है। जब मैंने उनकी कहानियों का मंचन देखा, कहानी का रंगमंच देखा, तो मैं भी प्रेरित हुआ। मैंने भी सोचा कि क्यों ना नाटकों के साथ साथ नए नए कथ्य कथानकों को लेकर के कहानी के माध्यम से कुछ कहा जाए। तो मैंने ज़्यादातर जो कहानियाँ की हैं वो आलेख बनाकर की हैं, आलेख तैयार करके उसका बिंब विधान बना करके उसकी मंचीय संरचना के साथ की है। दोनों तरह से कहानियों का मंचन हो सकता है, उपन्यास और साहित्य का मंचन हो सकता है, ये बात है। अब मैं मुख्य रूप से जो बात है वो अखिलेश जी की कहानियों पर आता हूँ। मैंने बहुत सारी कहानियां की हैं, मंचित की हैं, उपन्यास भी मंचित किए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक निर्देशक की और एक अभिकल्पक की जरूरत होती है कि वो नाटक के बने बनाए खांचे के अंदर काम करने के इतर कुछ अपनी नया आलेख बनाए, अपने तरह का नया थिएटर बनाए, उसमें वो साहित्य को, साहित्य की समृद्ध परंपरा को लेकर आए। तो इस तरह से वो उसकी अपनी एक निजी जरूरत है। पर कहने का तात्पर्य यह है कि रंगमंच करने वाले या रंगमंच पर लिखने वाले साहित्यिक कृतियों के रंगमंच को उतना परिलक्षित नहीं कर पाते हैं जितना कि बने बनाए नाटक को समीक्षा करना, बने बनाए नाटक की किसे कहना चाहिए, बनावट को समझना, बताना। पर अब ये बात सही है कि जो पुराने नाटक को बताने के मानदंड हैं वो मतलब पुराने पड़ गए हैं। आज नाटकों के आलेख नई चुनौतियों की तरह सामने आ रहे हैं। उसमें नए नए तकनीक इसमें जुड़ रही हैं, मंच की तकनीक जुड़ रही हैं, मल्टीमीडिया जुड़ रहा है, टेक्स्ट जुड़ रहा है और थिएटर मेकिंग का दौर चल रहा है, जिसे कहना चाहिए रंगमंच बनाना, जिसके अंदर आलेख भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अभिनय भी बड़ा महत्वपूर्ण है और रंगमंच की तकनीक से बना हुआ रंगमंच का विधान, रंग भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सब तो आज के रंगमंच में यहाँ वहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा है। पर ये बात भी हमें मानना चाहिए कि आज कोरोना के बाद कलाकारों की या कलाओं की जो विधाएं हैं, उनकी दशा और दिशा दोनों ही इससे प्रभावित हुई हैं, बदली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिनेमा और रंगमंच थोड़े से कहना चाहिए शुष्क दौर से गुजर रहा है। धीरे धीरे उसमें पहले जैसी तरोताजगी आएगी, आने वाली है या आ सकती है, वो एक कितना समय लेगी ये एक अलग बात है, पर ये प्रभावित हुआ है। ऐसे में जब सिनेमा की स्थिति बहुत आज के समय में मध्यम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में रंगमंच और साहित्य अगर फिर से उसमें जुड़ता है,
उसमें हेल्प मिलती है तो हो सकता है ये बेटर स्थिति बने। पर यह है कि रंगमंच और सिनेमा में जब से वेब सीरीज आए हैं तब से सिनेमा में एक विविध डाइवर्जेंस आए हैं। सिनेमा हॉल जिस तरह से जा करके बैठ के सिनेमा में फिल्म देखने का जो चार्म था उसको भी वो भी प्रभावित हुआ है और दोहराव के दौर से गुजरना पड़ रहा है, आशंका और डर के दौर से गुजरना पड़ रहा है। रंगमंच में भी अरसे तक ऐसी स्थिति रही कि रंगशालाएं बंद रहीं, सब कुछ रुका रहा, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से होता रहा। पर अब इसे कहना चाहिए फिर से गाड़ी पटरी पर आ रही है। ये तो हुआ ओवरऑल जो मैंने महसूस करता हूँ उसकी बात। पर जहाँ तक मेरे कहानियों के मंचन की बात है उसमें मैं अखिलेश जी की जो कहानी है चिट्ठी, इस पर जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये एक हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। महत्वपूर्ण कहानी इस नज़रिए से भी है कि ये विश्वविद्यालय के दौर से जब हम युवा गुजरते हैं, जब हम विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उस दौर में जब हम युवा होते हैं, युवा युवा युवाओं के अंदर एक ऊर्जा, एक बेबाकपन और एक तरह के सपने देखना, एक तरह से उड़ान जो होती है उसका एक ताना बाना है ये कहानी। उस वातावरण में हमको ले जाती है और उसके अंदर युवा मन को के अंदर झांकने की कोशिश की है अखिलेश जी ने, क्योंकि युवाओं को परिलक्षित करने वाला साहित्य कैसा होना चाहिए और उसमें अब तक कैसी कृतियां बनी हैं उसको भी एक बार हमको देख लेना चाहिए। जो प्रबुद्ध युवा वर्ग है जिसमें शेखर जैसा चरित्र दिखाई देता है, शेखर एक जीवनी में से, उस रूप में उस मॉडल को अगर हम देखते हैं या इस रूप में देखते हैं कि जो युवा वर्ग है वो संघर्ष कर रहा है, युवा वर्ग जो है वो अपनी परिभाषा गढ़ रहा है, अपनी अपनी अस्मिता के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है, वो दबंग है या वो गुस्सैल है या वो सहनशील है या वो विनम्र है या वो संस्कार युक्त है, इस तरह की बहुत तरह की चीज़ों के आसपास हमारा ये युवाओं को दिया बनाया जाने वाला साहित्य हम अक्सर देखते हैं। पर युवाओं में हम देखें तो देवदास जैसा चरित्र भी है जो अपने अंदर के झटपटाहट से जूझ रहा है और फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से ईमानदार है, जबकि उसकी बाह्य छवि जो है बिल्कुल भ्रमित कर देने वाली, छत विक्षत करने वाली है, नशे में डूबे हुए व्यक्ति की छवि है। पर अंदर से प्रेम और कहना चाहिए प्रेम के लिए ही अपना सब कुछ दे देने की चाहत। ऐसे ही कहानी जो है चिट्ठी है जिसके अंदर पहली नज़र में हमारे युवाओं को हम कैसा देख समझते हैं, अरे ये तो किसी सीरियस नहीं है या ये तो किसी किसी बड़े काम के लायक नहीं है। पर अगर उनके मन को टटोला जाए तब पता चलता है, जैसा चिट्ठी में दिखाया गया है कि सभी युवक जो हैं प्रॉमिस करके निकलते हैं कि जब एक दिन बड़े हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो एक बार वो एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे या मिलेंगे एक बार आकर के, और वो उस दिन विदा हो रहे होते हैं। शायद वो दिन फिर कभी नहीं आता है या कौन कहाँ चला गया पता नहीं चलता। तो इस कहानी का ये जो भाव है कि उनका बेबाकपन, उनकी ईमानदारी और उनकी सेंस ऑफ प्रॉमिस जो है, वायदा करने की जो वही भावना है, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं ये युवक जो चिट्ठी में दिखाए गए हैं। उनका बाहरी रूप बड़ा उच्छृंखल और बहुत ही कहना चाहिए पहली नज़र में लगेगा कि ये तो बहुत ही खुली बातें करते हैं, ऑप्शनटी की बातें करते हैं। पर वास्तव में जब वो कन्फेस करते हैं, जब वो अपने अंदर की बात बताते हैं तो एक नई तस्वीर सामने आती है, कहानी की नया चरित्र सामने आता है। और उन सब चरित्रों को जो अखिलेश ने गढ़े हैं, एक नहीं है, इसमें करीब 8, 10, 12 नवयुवक दिखाए गए हैं जो एक कुटिया या जिसे बोलते हैं जहाँ पर बैठ करके वो हर तरह की बातें करते हैं, साहित्य पर, सिनेमा पर, हर तरह के साहित्य पर, अश्लील या गाली गलौज या सब कुछ, वो सब चीज़ें इसके रंग में रंगी हुई ये कहानी है। पर
कुल मिलाकर के जब वो मन की बात करते हैं, खुले मन से अपने दिल की बात करते हैं, तब हम सब के साथ वो हमारे चहेते चरित्र बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का ही एक नवयुवक है, जो मंजिल की तलाश कर रहा है। तो बहुत ही यादगार कहानी है, न कभी भूलने वाली कहानी है। इसका मैंने मंचन किया जब मेरे पास एक टीम आई जिनको मैंने कहानी पढ़कर सुनाई, तो सभी ने एक आवाज में कहा कि वाह क्या कहानी है, इसे तो करना चाहिए। और जितने भी कलाकार उसमें थे सब नवयुवक थे, सब ने इतने मनोयोग से उस कहानी को किया। और इस कहानी में मैंने ज़्यादा बदलाव नहीं किए, जैसी कहानी चलती जाती थी वैसी कहानी को रखा है। पर इसके अंदर शेरो शायरी है, गाने हैं, निदा फाजली की इसमें गज़लें हैं, और उसको कलर देने की कोशिश की है कि थोड़ी सी उनकी संगीतमयता भी निकल करके आए जो उन युवाओं में है। और जब ये इसका मंचन हुआ था पहले, तो उसे बहुत पसंद किया गया। लड़के लड़कियों ने इसको, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों ने इसे बहुत बहुत सराहा था। दूसरी बार जब एक श्रुति में इसका मंचन हुआ जिसमें अखिलेश जी भी मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने भी इस कहानी को देखा था और खचाखच हॉल भरा हुआ था। तो उनका कहना था कि कहानी तो मेरे कहानी लिखने से भी ज़्यादा प्रभावी बन मंच पर आके प्रभावी बन गई है। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि कहानियाँ को करना ही खाली महत्वपूर्ण नहीं है, उनको सफलतापूर्वक उनके कंटेंट को, उनके चरित्रों को, उनके लेखक ने जिस तरह से उसको नरेटिव किया बनाया है, उसको पकड़ के चलना। यानी कि एक तरह से जहाँ संवाद है वहाँ संवाद, जहाँ नरेशन है वहाँ नरेशन, और नरेशन और संवाद के बीच में जहाँ गीत संगीत हो सकता है वो, या उसको एक तरह से एलिनेशन में करना कि अभिनेता कैसे अभिनय करेगा, फिर कैसे कहेगा, फिर कैसे कहेगा, फिर अभिनय करेगा। यानी कि जुड़ना और पृथक होने की जो चीज़ है, ये इसमें खूब बनती है। इसको बनाने के लिए निर्देशक के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कि वो कब अटैच करेगा, कब डिटैच करेगा, कब कहानी करवाएगा, कब अभिनय करवाएगा, कब बनेगा, कब चरित्र के लिए के साथ साथ वो कहानी की सूचना भी देगा। यानी कि इसमें हमारा जो इंडियन थिएटर है, इसमें मंच खाली होता है और अभिनेता ही सब कुछ करता है। कथावाचन भी वही करता है, संवाद भी वही बोलता है, स्वगत भी वही करता है, आत्मगत भी वही करता है। तो इसमें इस तरह की संभावनाएं बहुत हैं। पर कहानी के रंगमंच की ओर या उपन्यास के को मंचित करने के लिए की तरफ रंगमंच के कलाकारों को वो उस तरफ आकर्षित होना चाहिए, उसमें संभावनाएं रंगमंच की ढूंढनी चाहिए। अक्सर हम बने बनाए पक्के नाटकों पर हाथ आजमाते हैं। मैंने बड़े बड़े निर्देशकों को बड़े बड़े नाटक करते हुए देखा है। तो वो चीज़, जैसा बड़ा निर्देशक वैसे ही बड़ा नाटक, तो उस चीज़ को उनकी उसमें वो ठीक है, अच्छी चीज़ है वो। विश्व की नाट्य की जो कृतियां हैं वो सामने आनी चाहिए। हमारा कालिदास भी सामने आना चाहिए, शूद्रक भास भी सामने आने चाहिए। आधुनिक रंगमंच में ऐसे बहुत से नाटककार हैं जो अभी तो सामने नहीं आ पाए, जिनके नाटक और सफल नाटक करने की कल्पना में हम सफल नाटककार के नाटक को ढूंढते हैं। पर एक्चुअल में सफल नाटक वो है जिसमें हम मंचीय चुनौतियों के साथ उसको नए विधान और नए इंटरप्रिटेशन के साथ पेश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे सिनेमा में साहित्य अच्छे से आ पाया, रंगमंच में साहित्य उतना अच्छे से नहीं आ पाया। सतीश रे के सभी फिल्में जो हैं कहानियों पर आधारित हैं, टैगोर की कहानियों पर आधारित हैं, और वो सफल फिल्में हैं। आखिर तक भी देखेंगे तो घरे भारे तक भी सतीश रे ने बंगला साहित्य में से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ पर उसने फिल्में बनाई। तो जिनको बनाना होता है, जिनको अपना आलेख तैयार करना होता है साहित्य के माध्यम से, वो करते हैं। तो एक इस तरह का एक साहित्य ग्रुप आप देखते हैं। यकीनन अखिलेश और उनके दौर के और कहानीकार जो हैं वो एक अच्छे कहानीकार हैं, बड़े कहानीकार हैं, और एक अच्छी कहानी बनाने में और एक अच्छा उपन्यास लिखने में समय लग जाता है। और डेफिनेटली लेखकों की कहानियों को जो रंगकर्मी पढ़ते रहते हैं वो यकीनन कोशिश करते हैं कि वो उनको मंच पे लाएं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे निर्देशक
भारतीय रंगमंच में कथा साहित्य या उपन्यासों पर नाटक बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। पर मुख्य बात यह है कि साहित्यिक कृतियों को करने के लिए साहित्यिक कृतियों से रूबरू होना भी जरूरी है, उसमें अपनी पसंद और अपनी संभावनाएं ढूंढना भी जरूरी है। अगर वैसा नहीं ढूंढ पाते हैं हम, तो वो हमको मदद नहीं करती। साहित्य हमको मदद नहीं करता है। साहित्य हमको क्या देता है ये समझना चाहिए। साहित्य क्या हमारी जरूरत है, और जरूरत है तो कैसी जरूरत है। आज इंटरनेट के ज़माने में, गूगल के ज़माने में आपको सब कुछ उपलब्ध है, पर वहाँ एकांत में बैठ कर किसी उपन्यासकार के उपन्यास को पढ़ना और उससे गुजरना, कहानी से गुजरना एक अलग चीज़ है। हमको विश्व साहित्य को पर नज़र डालते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें महान कृतियाँ मौजूद हैं, महान लेखक मौजूद हैं। टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की जैसे लेखक रूसी साहित्य में हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद और बंगला साहित्य में शरद चंद्र, विमल मित्र जैसे साहित्यकार हैं। मैंने की लंबी परंपरा है। ये आपकी निजी पसंद और चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस साहित्यकार को पढ़ते हैं, या बार बार पढ़ते हैं, या उसके पूरे साहित्य को पढ़ते हैं। जी जी दिनेश जी, जी जी एक इसी संदर्भ में आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक मिश्र जी का एक प्रश्न है। अशोक मिश्र जी से हम सभी परिचित हैं मित्रों। स्वयं वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं, फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और कुछ एक फिल्मों में हमने उन्हें अभिनय करते हुए भी देखा है। तो उनका एक प्रश्न है रंगमंच को लेकर दिनेश जी, कि रंग बिरंगी लाइट्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिनसे अभिनय की खूबियां और कमजोरियों को ढांक दिया जाता है, जबकि कारंत जी, बाबा कारंत जी और हबीब तनवीर कभी भी ऐसे चमत्कारों का प्रयोग नहीं करते थे। फ्रिट्स बेनविट जी तो कहते थे कि नाटक करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें जरूरी होती हैं, एक अच्छे अभिनेता और दूसरा अच्छा आलेख। आप क्या सोचते हैं? निश्चित ही जो अशोक जी ने बात की है, मैं उनसे परिचित हूँ और फिल्मों में उनके लेखन को भी उनसे सभी वाकिफ हूँ। और उससे पहले जब वो रंगमंच में काम करते थे, उन्होंने सालों साल, बरसों बरस दिल्ली में रंगमंच किया है, और उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और जहाँ तक प्रकाश की बात है, रंग बिरंगी लाइट्स की बात है, या डेफिनेटली लाइट के साथ जो कलर होते हैं, उनका भी एक मनोविज्ञान और उनकी भी एक मनोदशा होती है। उसका प्रयोग कैसे कोई करता है, ये उसकी परिकल्पना और दक्षता पर निर्भर करता है। सत्यु सेन जैसे प्रकाश परिकल्पक भी रंगमंच में हो गुजरे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पर यकीनन लाइटों को खूब अच्छे से अतिरेक किसी भी चीज का मूल गति को गड़बड़ा देता है, ये तो सच है। दूसरी बात ये है कि रंगमंच का जो एक आज संघर्ष है, उसको सिनेमा से और वेब सीरीज से के सामने खड़ा होना है। ऐसी स्थिति में रंगमंच में प्रकाश ही नहीं, मंच शिल्प और मंच के जो नए प्रयोग हैं, ग्राफिक्स हैं, मल्टीमीडिया है, उसका प्रयोग है। वो इस्तेमाल, वो उसका यूज नहीं है, वो उसका प्रयोग है। अब कौन किस तरह से उसको प्रयोग कर ले जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यकीनन बीबी कारंत ने और हबीब तनवीर ने लोक नाटक के तत्वों को जोड़ करके नाटकों को बनाया, विश्व नाटक साहित्य, विश्व स्तर के नाटकों को बनाया, ये तो सच है। पर प्रकाश की जो अतिरेक है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश की अतिरेकता का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं।
और फिर अगर किसी जगह पर वो नाटक के लिए उतनी राइटर ना मिले तो फिर हम हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बचना चाहिए। लाइट के सब्स्टिट्यूट ढूंढने चाहिए, रोशनी के सब्स्टिट्यूट ढूंढने चाहिए। ये तो है ही, देखिए रंगमंच रोशनी और अंधेरे का खेल है, ये बात भी सच है। रंगमंच में आलेख और अभिनेता भी जरूरी है, ये भी सच है। पर रंगमंच में एक मंच पर आप कितना कुछ तकनीक से इल्यूजन बना लेते हैं, ये भी आपकी तकनीकी कौशल को दर्शाता है। फिर भी रंगमंच में कथ्य और कथानक और प्रस्तुति, अभिनेता, यही मुख्य उसके औजार हैं। इसी से प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से तो अभिनेता ही है। अभिनेता अगर उसको चीज़ों को खींच के ले जाता है, कैरी कर ले जाता है, साहित्य चरित्र को, कहानी को, रिलेशनशिप को, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस ओर बढ़ते हैं कि आपने प्रेमचंद को, रेणु को, उदय प्रकाश को, अज्ञेय को विदेशों में देखें, ओ हेनरी, चेखव को, इन सबको न सिर्फ गहराई से पढ़ा है, बल्कि इनकी कुछ एक रचनाओं के मंचन को भी आपने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और आज चूंकि यह एकाग्र अखिलेश जी पर है, तो आपने उनकी यह कहानी चिट्ठी को अपने इस रंग निर्देशन के लिए, इसके मंचन के लिए क्यों चुना, और आप जो इन तमाम लेखकों की कृतियों के साथ जुड़े रहे हैं, उसके आलोक में चिट्ठी को कैसे देखते हैं, इस पर कुछ बात करें। जी, चिट्ठी में भी माइक को ऑन कर हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है? ठीक जी है। बोले दिनेश जी। जो चिट्ठी, जो कहानी है, ये लगभग लगभग जो जैसे चेखव की कहानियां होती हैं, मनोविनोदी कहानी है। इसमें मनोविनोद है और जिसमें मतलब एक युवा वर्ग के दिलों की धड़कन है। इसलिए उस कहानी को मतलब जब कोई पढ़ता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। निश्चित अखिलेश जी ने युवाओं के मन में झांकने की कोशिश की और उनको उस तरह से देखा कि वो अपनी युवा वर्ग के पास कोई धन और बड़े बड़े पद तो होते नहीं हैं, या कोई बहुत बड़ी वो चीज़ तो होती नहीं है। उनके पास तो उनका आत्मविश्वास और एक फक्कड़पन होता है और एक दोस्ती के दिन होते हैं। उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी पकड़ा। वो हमको बहुत सारे लेखकों की कहानी मिलता है जो युवाओं पर लिखते रहे हैं। अपना मोर्चा उपन्यास जो है उसमें भी इसी तरह की आपको चीजें मिलेंगी। और जो लेखक हैं जो युवाओं पर लिखते हैं, जिनमें अंतरंगता, युवाओं के मन की अंतरंगता, अंतरंग रिश्ते होते हैं, मन होता है उनका, मन में जो सपने होते हैं, सफल होंगे कि असफल होंगे ये तो एक भविष्य की बात होती है। कुछ बनेंगे तो क्या बनेंगे, ये सबके मन में सपना होता है जब हम युवा होते हैं। तो पर क्या होता है कि जब हम एक साथ रहते हैं युवा लोग, तो वो चीज़ उनमें एक लड़ाई झगड़ा और एक तरह का एक खुलापन होता है। पर जैसे ही बिछड़ जाते हैं तो जैसे तिनका तिनका बिखर जाता है। वैसी जो बात है उस कहानी में बहुत अच्छी है। शायद वो चीज़ ही मुझे उसने प्रभावित किया कि एक साथ होने पर भी के बाद जब जुदा होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में। मतलब युवा वर्ग को दिखाती है, भारतीय युवाओं के मन को वो कहानी सामने रखती है। और बहुत दिनों तक वो कहानी याद रही लोगों को। इसीलिए याद रही कि वो एक युवा वर्ग की वास्तविकता बताती है। और वो भी भारतीय नवयुवक की, उनके बारे में नहीं, ये कहानी उनके बारे में नहीं है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के युवा वर्ग है, उस चीज़ के बारे में भी नहीं है। उस चीज़ के बारे में भी नहीं है जो जिनके पास काफ़ी रुपया रहता है और खूब पैसा उड़ाते हैं। इनकी जो ईमानदारी की डेफिनेशन है वो बिल्कुल नई डेफिनेशन है। वो पहली नज़र में वो लोगों को गुंडे मवाली लग सकते हैं,
गैर जिम्मेदार लग सकते हैं, पर करीब से देखने पर पता चलता है कि वो किसी भी एक तथाकथित आदर्श से अलग है, इसलिए वो कहानी पसंद की जाती है। रही बात, मैंने तो इसलिए इसलिए कहानियों को, उपन्यासों को और अब इस समय नाटकों पर भी मेरा जो प्रैक्टिस है वो इसलिए है कि मैंने मेरे सामने हमेशा मॉडल रहे। रंगमंच में तो यकीनन अलकाजी साहब, बीबी कारन साहब और देवेंद्र आजमपुर और हबीब तनवीर जैसे, पाणिकर जैसे शीर्ष नाटककार हुए हैं, नाटक निर्देशक हुए हैं, रंगकर्मी हुए हैं। नए दौर में अगर हम कहेंगे तो मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड जैसे नाटककार प्रेरणा में रहते हैं। उनको हम पढ़ते हुए बड़े आगे चलते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र जैसे नाटककारों को हमारे सामने से रूबरू करते हैं। इस तरह से हमारा आधुनिक हिंदी रंगमंच हम हिंदी के थिएटर करने वालों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, रंग संगीत प्रभावित करता है, आलेख प्रभावित करते हैं। मोहन राकेश के जो नाटक हैं, उन्होंने जब सामने आए थे तो पूरे युवा रंगमंच को, पूरे आधुनिक रंगमंच को प्रभावित किया। विजय तेंदुलकर के नाटक जो है उन्होंने बहुत प्रभावित किया। पर उसके इतर जो साहित्य है, उसको, जो सिनेमा है, उसको, उसमें जो कलात्मक सिनेमा है या साहित्य में जो ऊंचा साहित्य है, जहाँ से साहित्य की धाराएं बदलती हैं, नया रूप आता है, निर्मल वर्मा का साहित्य कहें या अज्ञे का साहित्य कहें, या उनके जैसे ही उनके समकालीन अमरकांत, शिखर जोशी, उनका साहित्य कहें, तो आपको समझ में आता है कि साहित्य ने आज़ादी के बाद भारत में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक तरह की निरंतरता दी है। उसको हमें समझना चाहिए कि आज़ादी के बाद का जो साहित्य है उसने हमको क्या दिया है, उसको हम उससे कैसे जुड़ें। अगर हमें अपनी भारतीयता को समझना है तो उस आज़ादी के बाद से अब तक के साहित्य को देखना पड़ेगा। गोदान को भी समझना पड़ेगा हमको, जो एकदम आज़ादी के एकदम बाद आया। यशपाल के साहित्य को भी समझना पड़ेगा। और अगर इधर देखना है तो आंचलिक साहित्य में रेणु के साहित्य को भी देखना चाहिए। मेला आंचल जैसा उपन्यास है हमारे सामने, बहुत ही चित्रमय और बहुत एक, एक आंचलिकता को नई जमीन देने वाला उपन्यास है। भाई मासूम रजा का आधा गांव भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैं नाटक में काम करते हुए साहित्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि साहित्य को हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए, ताकि आपका जो रंगमंच है, जिसमें हम कहना चाहिए प्रदर्शनकारी कला है, जिसमें सब चीज़ें शामिल रहती हैं, सब कुछ आ जाता है, वो उसमें आपको एक दिशा मिलती है, आपको अपनी बात कहने का माध्यम मिल जाता है साहित्य के माध्यम से। और आपके सामने मैं नए रंगकर्मियों को भी कहूँगा कि एक रोल मॉडल होना चाहिए। सिनेमा में श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे और पृथ्वी घटक जैसे लोग हैं। साहित्य में प्रेमचंद और जैसे साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने बहुत आज़ादी के बाद बहुत कुछ नया, मतलब बहुत सा रास्ता दिखाया। और आज तक का जो नया साहित्य है, इधर जो नया साहित्य है, उदय प्रकाश तक और भी कहानीकार हैं जो हमेशा एक नई तरह का भाषा साहित्य में ला रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपने, मुझे भी यही लगता रहा कि मैं अपने को कैसे मजबूत बनाऊं और जो बात कहूं वो बात कैसे पहुंचे। पर क्या है कि बीइंग ए टीचर मुझे ज़्यादा थिएटर करने का अवसर नहीं मिला, ज़्यादा थिएटर न करके मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। और बतौर निर्देशक मैं बहुत ज़्यादा नाटक नहीं कर पाया, इसलिए कि मेरे पास इतना समय भी नहीं रहा कि, पर फिर भी मेरी हमेशा विश्व रंगमंच पर, विश्व साहित्य पर एक नज़र रही है, और उसमें से मैंने कुछ चुन के अपने लिए और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत दिनों तक मैं दोस्तोयेवस्की के लेखन से प्रभावित रहा और मैंने उनकी कहानियों को भी मंचित करने का मुझे मौका मिला। चेखव की कहानियों को भी मुझे करने का मौका मिला।
ओ हेनरी की कहानियाँ भी मुझे पसंद आई, तो मैंने उनको भी स्टेज पर लाने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये है कि जो चीज़ मुझे प्रभावित करती रही या कुछ दिनों तक लगातार मुझे प्रभावित करती रही, उसमें से कुछ चुनकर मुझे करने का मौका मिला। तो मैं नए रंगकर्मियों को यही कहना चाहूँगा कि आप रंगमंच अपने रंगमंच कहने के तरीके को अपने आप मजबूत बनाएँ। उसमें साहित्य, संगीत, चित्रकला इन सबको समावेश करते हुए आप अपना रंगमंच तैयार करें। फिर उसके अंदर रोशनी भी हो सकती है, फिर उसमें साउंड भी हो सकता है, फिर उसमें मंच शिल्प भी हो सकता है, वो अपनी तरह से हो, प्रिसीजन में हो। और मैं तो कहता हूँ रंगमंच करने वालों को हमेशा कल्पनाशील रहना चाहिए, ताकि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकें। और रंगमंच को कुछ समय के लिए जरियाफ नहीं बनाना चाहिए। रंगमंच आपके साथ साथ, अगर रंगमंच से आप विद्यार्थी हैं, रंगमंच के आर्टिस्ट हैं, तो सारे जीवन आपके साथ चलते रहना चाहिए। कमोवेश उसके अंदर पहले कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, पर अगर एक बार रंगमंच को आपने अपना लिया तो उसकी विशालता के साथ अपने आप को रख के चलते रहना चाहिए। नहीं तो रंगमंच में तो क्या है कि रंगमंच में अगर आप रुक गए तो आपका आप भी रुक गए। इसलिए कुछ ना कुछ रंगमंच के माध्यम से करते रहना चाहिए। जी, निश्चय ही। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अखिलेश जी की कुछ एक कहानियों के सफल रंग प्रदर्शन हुए। आज के इस वक्तव्य में दिनेश खन्ना जी ने देवेंद्र राज अंकुर जी की भी चर्चा की। उनके निर्देशन में भी अखिलेश की कहानी शापग्रस्त का मंचन हुआ, और एक और कहानी उनकी अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल, उसका भी मंचन हुआ। इसी तरह ईश्वर शून्य के निर्देशन में भी इन्हीं दो कहानियों का मंचन हुआ। इन दो कहानियों को मिलाकर कहिए, अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल और शापग्रस्त, इन दो कहानियों को मिलाकर किया गया। आशीष त्रिपाठी के निर्देशन में चिट्ठी एवं अन्वेषण का संयुक्त रूप से मंचन हुआ। हम सभी जानते हैं चिट्ठी अखिलेश की कहानी है, और उसी पर आज चर्चा हो रही है, क्योंकि उसका रंग निर्देशन दिनेश खन्ना जी ने किया। बाद में आशीष त्रिपाठी भी चिट्ठी और अन्वेषण, चूंकि दोनों ये बेरोजगारी से जुड़ी हुई कहानियां हैं, युवा पीढ़ी में जिस तरह से बेरोजगारी का दंश है उसको लेकर, ऐसे ही उनकी कई और कहानियों के मंचन हुए। चिट्ठी कहानी के मंचन के दौरान क्या क्या चीजें आपने महसूस की, किस तरह की कुछ ऐसी कोई कठिनाई याद आ रही हो, या कोई ऐसा परिवर्तन जो आपने किया हो, या अभिनेताओं में से किसी के कोई कमेंट्स याद आ रहे हो, या मंचन के उपरांत किसी दर्शक की या किसी नाट्य आलोचक की कोई प्रतिक्रिया याद आ रही हो, तो वह भी कृपया हमसे साझा करें। जी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब ये कहानी मैंने पढ़ी, शायद हंस में ही कहानी पढ़ी थी मैंने, वहाँ से जब मैंने इसको कहानी को उठाया, और फिर जैसा कि मेरा कई तरह की रंग गतिविधियाँ मेरी चलती रहती थी, तो मैंने एक नवयुवकों का ग्रुप इकट्ठा करके उनको ये कहानी जब सुनाई, तो सभी ने, जैसे मैंने कहा था कि एक एक स्वर में इसका स्वागत किया, हाँ ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। पर ये कहानी मतलब मैं से शुरू होती है। एक उसमें से एक लड़का है जो ठंड का दिन है और एक जगह जा रहा है जहाँ पर सब दोस्त मिलेंगे, तो वहाँ से वो कहानी शुरू होती है। तो मैंने ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए, थोड़े बहुत विधान परिवर्तन करके, और उसको अभिनेताओं से कुछ इस तरह से कहलवाया कि एक दिलचस्प स्ट्रक्चर बने। जैसे कि मैंने कहा कि नाटक करने के साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण है रंगमंच बनाना। आप उस शाम या उस मंच पर कैसे रंगमंच बनाएंगे, दर्शकों और मंच के बीच में कैसा रिश्ता बनाएंगे, वो इस कहानी में बहुत खूब है। इस कहानी के संवाद बहुत चुटीले हैं, और चरित्र बहुत ही प्रभावशाली हैं, और जो हमारा शिक्षा का बनाया हुआ ढांचा है, उस पर भी एक
नवयुवक बहुत ही करारा व्यंग करते हैं। और मैंने ऐसा सोचा कि इस कहानी के अंदर में एक प्रभावित करने वाली संभावना है दर्शकों को, और उसी लिहाज से फिर मैंने उसको निर्देशित किया, उसको उसको आपस में जोड़ करके सब लोगों की बातें रखी, और जो उनकी अपनी बिल्कुल गहरी, जो कभी शेयर नहीं करते, जिसको वहाँ पर वो कुटिया में बैठ के शेयर करते हैं, तो बहुत ही एक दिलचस्प समय बनता है। यूँ तो कहानी अपने आप में ही इतनी प्रभावशाली और परफेक्ट है कि उसमें बहुत ज़्यादा किसी तरह की दखलंदाजी करने से ज़रूरत नहीं है। और वो उस कहानी का पैनापन, उसके संवाद, उसको पेश करने लिखित रूप में जो जैसे उन्होंने रखा है, वही बहुत अच्छी है। इसलिए उसमें बस हमने निदा फाजली के कुछ मंजूर एहतशाम और निदा फाजली के कुछ गज़लें रखी थी, वो बहुत अच्छी बन पड़ी थी। वो सबको जोड़ करके और एक तरह से गाते हुए, शराब पीते हुए वो लोग जैसे बातें करते हैं, बहुत मज़ेदार है। और थोड़ी सी मतलब गा रहे हैं तो मंच पर एक रूप है, अभिनय कर रहे हैं तो एक रूप है, और जब अपने भीतर की बात कह रहे हैं तो एक रूप है। तो इसमें सारे वो शेड्स हैं। इसलिए ये कहानी में 2 बार करने का मुझे मौका मिला है। और आज भी अगर कोई मुझे मौका मिले तो इस तरह की युवाओं को लेकर के ये कहानी प्रभावित करने वाली कहानी है। जी शुक्रिया। 2 सवाल और आ रहे हैं अशोक मिश्र जी के, एक एक कर उनको रखता हूं। पहला सवाल उनका है, अशोक जी का, कि नाटक को साहित्य नहीं समझा जाता, कहानी कविता को ही साहित्य समझा जाता है, आपके क्या विचार हैं? क्योंकि नाटक कहानी कहना भी एक विधा है, नाटक मतलब उपन्यास लिखना भी एक विधा है, साहित्य की विधा है, जैसे कविता लिखना भी विधा है। नाटक को भी इसलिए पुरानी परिभाषा में इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वो जाता रहा है, क्योंकि वो उसमें सभी कलाओं का कमोवेश अपने तरह से मिश्रण है। वो किसी रंगमंच में कोई बना बनाया ढांचा नहीं है। कहानी भी आएगी तो वो रंगमंच के हिसाब से आएगी, संगीत भी आएगा तो अपने रंगमंच के हिसाब से आएगा। तो वो जो कुछ भी उसकी बनी बनाई परिभाषा होती है, वो रंगमंच में आकर के उसको नया रूप मिल जाता है, और वो टूट जाती है, और नया रूप मिल जाने की वजह से वो एक तरह से कहेंगे शुद्ध और अशुद्ध के पीछे फंस जाती है। इसलिए लोग उसको साहित्य नहीं मानते, क्योंकि रंगमंच एक विविध कलाओं का संगम है, विविध कलाओं से मिलकर बनता है। इसलिए उसको मतलब सीधा सीधा साहित्य नहीं कहा जा सकता। रंगमंच एक मतलब एक कला की श्रेणी में है, और साहित्य एक लेखन की श्रेणी का है। इसलिए रंगमंच को हम कला कहते हैं, और साहित्य को हम विधाओं का, साहित्यिक विधाओं का समावेश कहते हैं। रंगमंच में विचार है, साहित्य में भी विचार है, पर रंगमंच में विचार के साथ साथ एक दृश्य रूप भी है। इसलिए वो एक शुद्ध विधा नहीं कह सकते, उसके अंदर बहुत सारा रूप है, इसलिए उसको साहित्य की श्रेणी में नहीं बांधा जाता। और मुझे यह लगता है दिनेश जी कि कहीं ना कहीं अशोक जी उन नाटकों की बात कर रहे हैं जो मंचित हुए, जो लोकप्रिय हुए, लेकिन जो पुस्तक के रूप में नहीं है, जो उस तरह से प्रकाशित नहीं है। ऐसे कई महत्वपूर्ण नाटक हैं। स्वयं हमने जावेद सिद्दीकी जी पर भी एकाग्र किया था, जाने माने फिल्म लेखक और नाटककार। तो उनके भी ऐसे कई नाटक हैं जो मंचित हुए हैं, मगर पुस्तक के रूप में नहीं। मगर हमारे यहाँ साहित्य में आपने मोहन राकेश का नाम लिया, धर्मवीर भारती हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अपने बादल सरकार हैं, अपने शंकर शेष हैं, जिनके नाटक प्रकाशित हैं, और या स्वयं जयशंकर प्रसाद हैं। जो प्रकाशित नाटक हैं वे तो साहित्य की श्रेणी में हैं ही, वह पहले से ही है। मुझे लगता है कि अशोक जी का इशारा उन नाटकों की ओर है जो खेले गए, मंचित हुए,
पुस्तक के रूप में नहीं है। जी दिक्कत यह है कि नाटक का जो जो पहले मंचित होते हैं और उनको पुस्तक रूप नहीं होता है, छपते बाद में है, तो जो नाटक का उस लिखे हुए आलेख को छापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तरह से होता है। और जो पहले छप जाता है उसकी एक किताब होती है, इसलिए हुआ वो उसको मंच पर लाना, उस रूप में मंच पर लाना जो है आसान हो जाता है। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि जो लिखा हुआ नाटक है वो वो भी सच बात है कि जब तक वो लिखा हुआ नाटक मंच पर नहीं आता तब तक वो लोगों को वो नजर में नहीं आता। नाटक लिख लिया और नाटक छप जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक वो मंचित नहीं हो रहा तब तक वो कैसे प्रकाश में आएगा। ऐसे ही जो नाटक छपे नहीं हैं और उनके मंचन हुए हैं, तो उनमें अगर वो नाटक इवॉल्व होके हुए हैं तो वो आलेख के रूप में उतने शुद्ध रूप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो इवॉल्व होके हुए हैं नाटक तैयार, प्रोसेस में बने हैं। प्रोसेस में बने हुए नाटक को छापना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे बंसी कौल के नाटक हैं, प्रोसेस में बनाए गए नाटक हैं, उनको मंच पर आलेख में लाएंगे तो दूसरा कोई उसे कर पाए, ये बड़ा मुश्किल काम। इवन ब्रेख्त के नाटकों को भी सब लोग करते रहे, पर ब्रेख्त ने जैसे उनको लिखा और किया, वो ब्रेख्त का थिएटर ही है। जो बने बनाए हमको सूत्र मिले उससे हम ब्रेख्त के नाटक करते हैं, पर जो मूल रूप से ब्रेख्त ने लिखे जब बर्लिन एंसेंबल में, तो वो उनको अलग रूप था उनका। वो जैसे मैंने बताया, बंसी कौल के जो नाटक हैं देखने में बहुत सुंदर प्रभावशाली हैं, उनका जो आलेख है उसको दूसरा व्यक्ति करेगा तो एक चुनौती है, क्योंकि वो इवॉल्व होकर बनाए गए नाटक हैं। फिर भी अगर वो छप जाते हैं, किसी रूप में छप जाते हैं, तो एक बड़ी बात हो जाती है। इसलिए छपे हुए नाटकों को करना और नाटक को इवॉल्व करके करना दोनों अलग अलग चीजें। जी, यह सुखद है कि हमारे साथ अशोक मिश्र जी लगातार जुड़े हाँ, हुए हैं थैंक इसी यू। मुझे सिलसिले। बड़ा अच्छा लगा कि अशोक जी साथ में हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा एहसास हो रहा है मेरे मन में कि, क्योंकि मैं उनको बहुत 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 मानता हूँ, उनको उनको उनके रंगमंच के लगाव को बहुत मानता हूँ। बहुत ही समर्पित किस्म से रंगमंच करते रहे हैं। और इधर तो मुझे मुझे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, पर मैं उनसे मिला हूँ, कई बार मिला हूँ। और मुझे याद है वे कह रहे थे कि बॉम्बे जब वे गए तो शुरुआती दिनों में कैसे समंदर के किनारे कुछ एक सामान्य लोगों को जमा करके नाटक करते थे, और फिर किन्हीं नामचीन ने उस नाटक को देखा और उन्हें बुलाया गया। ऐसे तमाम बहुतेरे अनुभव हैं उनके पास। हाँ, और बहुत जीवट रंगकर्मी हैं। हाँ, और वे हमारे यहाँ जब हमने दिनेश जी इन पर जब हमने अपने श्याम बेनेगल जी पर एकाग्र किया, श्याम बेनेगल पर, तब भी वे आए थे। जरूर और एक जरूर। हमने पटकथा पर भी एक एकाग्र किया था, पटकथा लेखन पर, तब भी वे आए थे। अच्छा दिनेश जी, एक प्रतिक्रिया आ रही है अशोक मिश्र जी की कि दिनेश मेरी पहली फिल्म दुर्गा के हीरो थे। जी, यकीनन यकीनन यकीनन। हाँ हाँ, मैं तब बम्बई आया था और इस इरादे से आया था कि मैं बम्बई में रहूंगा, फिल्मों में काम करूंगा, तो करता तो बहुत अच्छा होता। तब मुझे यहाँ याद आ रहा है, बासु चटर्जी ने एक फिल्म लिखी, मैंने फिल्म में काम किया था। वो मुझे ये नहीं पता था कि अशोक जी ने लिखा है उस फिल्म को, पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये जान करके। हाँ, मैं उस फिल्म का हिस्सा था। हाँ। और एक और प्रश्न अशोक मिश्र जी का ही लेते हैं, क्योंकि यह भी एकाग्र के माध्यम से रंगमंच और साहित्य की बातें हो रही हैं। अशोक मिश्र जी यह भी पूछ रहे हैं कि फिल्में जब साहित्य से कोई कहानी लेती हैं तो उसे पूरी तरह सिनेमा में ढाल लेती हैं, लेकिन रंगमंच में यह आग्रह होता है कि कहानी जैसी है वैसी ही हो। ऐसा क्यों? हाँ, पहले से ऐसा होता रहा है कि कहानी को जस का तस करना, थोड़ा थोड़ा सा, एक कहना चाहिए, कहानी को आगे बढ़ाने जैसा हो जाता है। पर जैसे फिल्मों में साहित्यिक कृतियों का पूरी तरह से विजुअलाइजेशन होता है, वैसे ही जैसे मैंने कहा कि उसका केंद्रीय बिंब पकड़ के कहानी को
तो उसके आसपास कहानी का एक आलेख तैयार करना पड़ता है, तब हम कह सकते हैं कि कहानी का एक आलेख तैयार हुआ। वो बने बनाए नाटक के सीन्स और एक्ट से अलग होता है। इसलिए कहानी को अगर आपको पसंद आती है तो उसको जस का तस करने से के अलावा अगर आप उसमें कुछ अपने आलेख बनाते हैं तो वो कहानी को आगे ही बढ़ाता है, कहानी के कथ्य को, मूल बिंब को वो आगे ही बढ़ाता है। मुझे तो ऐसा अवसर मिला कि मैंने कहानियों को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया और वो और सफल हुई और प्रभावित हुई। थोड़ा डेवलप किया, कहानी पर आधारित आलेख बनाए, कहानी पर आधारित आलेख बनाए जाने चाहिए, ये जरूरी है। जी जैसे सिनेमा में हम साहित्य को विजुलाइज करते हैं, नए नए इंटरप्रिटेशन, नए नए उसको लैंग्वेज देते हैं, तो वो भी जरूरी है कि हम कहानियों को भी ऐसा ही करें। और अच्छा ही हुआ कि आपने आज समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत संभव हुई। एक और प्रश्न हमारे वरिष्ठ लेखक उदय भानु पांडे जी की ओर से, वे पूछ रहे हैं कि हिंदी नाटक बहुत विकसित नहीं है, क्या इसका कारण हिंदी भाषियों का मर्यादावादी या दकियानूसी आचरण है? ऐसा तो नहीं है, पर हिंदी में हमें वक्त वक्त पर अच्छे नाटककार नहीं मिले और हम लोगों ने उनको बढ़ावा भी नहीं दिया। हमने नाट्य लेखन का माहौल भी नहीं बनाया। बात तो तब आगे बढ़ती जब हम नए नाटककार और नए नाटकों को उठाते, उनको मंचित करते। पर इधर मैं देख रहा हूँ कि अभी 3 नए नाटक, क्योंकि नाटक देर से बनता है और नाटककार को, नाटक करने वालों को से जुड़े रहना चाहिए। मतलब नाटक करने वाले नाटककार से जुड़े रहें, ये बहुत अच्छी बात है, उसको प्रेरित करते रहें कि हमारे लिए नाटक लिखो, तब तो नाटक बनता है। अगर एक नाटक मंडली अपने लिए एक नाटककार ढूंढ निकालती है जो उनके लिए समय समय पर नाटक लिखता रहता है या नाटक लिखने की कोशिश करता है, तो तब बात बनती है। हम नाटक करने वाले सोचें कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, ये भी गलत है। हम ही लिख लेंगे, हम ही उसको बना लेंगे, वो ठीक नहीं है। एक अच्छा नाटककार होना आपके पास जरूरी है। और नाटककार तो एक, मैंने कहना चाहिए, एक एक अदृश्य किस्म का व्यक्ति होता है, क्योंकि जब नाटक हम करते हैं वो नाटककार थोड़ी वहां पर मौजूद होता है। नाटक तो कार तो लगभग नाटक लिखने के बाद उसकी गहराई में ही लोप हो जाता है। इसलिए नाटककार को आप अपने आसपास जरूर रखिए। नाटक की सबसे बड़ी जरूरत है नाटककार। अशोक मिश्र जी भी लिखते हैं, उन्होंने कई अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। इसलिए एक लेखक से नाटक लिखवाना चाहिए, एक उपन्यासकार से, एक कहानीकार से नाटक जरूर लिखवाना चाहिए। नाटक आग्रह पे लिखा जाता है, अपने आप नहीं लिखता कोई। तो एक नॉवलिस्ट से हम कहें कि आप एक नाटक भी लिखिए, वो बचेगा। उपन्यास वो लिख लेंगे, वो कहेगा एक नाटक लिख के दिखाइए, नाटक बनाइए, तो वो बचेंगे। पर उनसे अगर उनसे कहें कि नहीं आप एक नाटक लिखिए, मैं जानता हूँ बड़े बड़े उपन्यासकारों ने बाद में नाटक भी लिखे हैं और वो नाटक भी बड़े ही मतलब महत्वपूर्ण हुए हैं, बात नहीं। तो ये एक चीज है कि हमारे आसपास नाटककार नहीं है, इसलिए हम रंगमंच में नाटकों को दोहराते रहते हैं। पर एक नया नाटक करने की चाहत में हम उपन्यास, कहानी, विश्व साहित्य को हाथ लगाते हैं, तो नया कंटेंट मिले, नई तरह की बात मिले, नए तरह का एक रूप मिले। जैसे गीतांजलि श्री के उपन्यास हैं, अभी इधर जो 3-4 उपन्यास आए हैं, उनमें उनको नाटक बनाया जा सकता है। प्रेत समाधि भी को भी नाटक बनाया जा सकता है और माई को भी बनाया जा सकता है। मतलब हैं उनमें संभावनाएं हैं, संवेदना है। जिस साहित्य में संवेदना है, सामाजिक विषय वस्तु है, उस पर नाटक बहुत अच्छा बन सकता है। चरित्र हैं। जी। और पुनः कुछ देर के लिए अखिलेश की कहानी चिट्ठी की ओर लौटते हैं। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत में भी यह बात कही कि किस तरह वहां
जो विभिन्न पात्र हैं, जो युवा चरित्र हैं, उनके बीच जो डायलॉग्स हैं वे कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने चुभने वाले हैं, कितने तल्ख हैं और कितनी हाजिर जवाबी है उनमें। और जो उनकी समस्या है, या बेरोजगारी की हो, या सही तरीके से जीवन न जीने की हो, सामने भविष्य स्पष्ट न हो, वह सब, और उसको लेकर जिस तरह से मिलते हैं और भी चीजें होती हैं, तो मैं सोचता हूं कि एक छोटा सा अंश इस अवसर पर दिनेश जी, एक छोटा सा अंश इस कहानी से यहां पर रखता चलूं। जी, और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। एक छोटा सा अंश रख रहा हूं जब सब दोस्त मिल रहे हैं। त्रिलोकी को छोड़कर बाकी मंडली अभी नशे में नहीं थी। नशे की पूर्वावस्था सुरूर में थी। आखिर हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं? मदन मिश्र दार्शनिक अंदाज से बोला। मैंने कहा, यहां हम विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। नहीं, प्रदीप ने बताया, यह बैठक हमारे सुख की शोक सभा है। हमारे पास जो भी सुख था इस बैठक के पहले खत्म हो गया। कल से हम दुखी दुनिया के दुखी नागरिक होंगे। हम नागरिक नहीं हैं। दुखी दुनिया के नागरिक मजदूर और किसान होते हैं, जिनके श्रम का शोषण होता है। हमारे पास तो सामाजिक श्रम करने का भी अधिकार नहीं है। त्रिलोकी तैश में आ गया था। जिसके पास कोई काम नहीं होता वह आदमी नहीं होता। हम आदमी नहीं हैं। इस व्यवस्था ने हमें आदमी नहीं रहने दिया। हमसे हमारा होना छीन लिया गया। त्रिलोकी सुबकने लगा। वह सिर झुकाए सुबक रहा था, जैसे काठ मार गया हो। हम सब स्तब्ध हो गए। तो एक छोटा सा अंश यहां पर रखा, बस इस कहानी की जो बुनावट है उसको समझने के लिए। और जो समस्या इस कहानी में है, जब लिखी गई थी, आज भी हमारा देश युवाओं का देश है, मगर बेरोजगारी की समस्या या अर्ध बेरोजगारी की समस्या या विभिन्न माध्यमों में, स्वयं अगर रंगमंच में ही बात करें तो कितनी तरह की आर्थिक समस्याएं हैं, कितने तरह के शोषण भी हैं, समस्याएं भी हैं, या समुचित राशि की जो बात होती है किसी भी काम के साथ, चाहे वह कला का काम हो या दूसरी नौकरियां हो, उन सब की जो व्यथा है वह इस कहानी में है। और आज भी हम देखते हैं कि यह एक बड़ी समस्या है हमारे देश की। तो इसको लेकर इस कहानी का मंचन दिनेश जी ने किया, और तमाम ऐसे कई सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई रचनाओं का दिनेश जी ने सफल मंचन किया। आज आपने हमारे साथ इतना वक्त बिताया और अपनी बातें रखी, अच्छा लगा दिनेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।